स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की जो पार्ट फर्स्ट था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण की जो कहानी है, कैसे वहाँ गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने एक लंबा संघर्ष किया और उसके लंबे संघर्ष के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में 1996 में एक नया संविधान बनकर के आया। और जो भी जिस प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव या चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव था, जो डिस्क्रिमिनेशंस जो था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई संविधान जो है आपसी तालमेल को बढ़ाता है, विभिन्न वर्ग और समुदायों के जो हित हैं उन हितों में जो टकराव है उस टकराव को दूर करता है। ये जो सरकार है, इस सरकार की जो शक्तियां हैं, आपने देखा पहले जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती थी तो उस समय उस राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता था। वो बिल्कुल जो है अपनी स्वेच्छाचारी जो शक्तियां होती थी उनका वो इस्तेमाल करता था और फिर वो मनमाने तरीके से अपना एक शासन व्यवस्था जो है वो कायम करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। संविधान जो है उस सरकार की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को भी निश्चित करता है। उस सरकार का गठन कैसे होगा और उस सरकार की पावर्स एंड फंक्शंस कौन कौन सी होंगी, और फिर वो संविधान जो है उस देश के नागरिकों को कुछ ऐसी प्राइमरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को ये सारी जो है सुविधाएं शामिल होती हैं, उसमें मिलती हैं। आज हमारा टॉपिक है वो है कि भारत के अंदर या भारतीय संविधान जो निर्माण है, भारतीय संविधान निर्माण, भारतीय संविधान निर्माण की जो कहानी है उसको पढ़ेंगे हम। देखो, आपको पता है कि भारत जो है वो एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद 1947 में आजाद होता है। यानी कि 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल होकर के, और भारत जो है वो 1947 को आजाद होता है। आपको पता है कि जो भारतीय संविधान निर्माण में हम देखते हैं कि आपको जैसे देखा कि भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर कैसे जो है आपसी सहयोग से और उनके जो टकराव थे, उनके जो असमानताएं जो थी, वो आपसी सहयोग से 2 साल के बाद जो है उसको श्रद्धापूर्वक जो है वो संविधान का निर्माण कंप्लीट कर लिया दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय भारत के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, बहुत ज़्यादा चुनौती थी। और वो चुनौती ये थी कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग है, जो जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वो 2 नेशन थ्योरी के आधार पर वो ये चाहता था कि भी हिंदू और मुसलमान जो हैं वो 2 अलग अलग कौम हैं, इनके साथ हमारा रोटी का और बेटी का कोई संबंध नहीं है और हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। यानी कि कराची अधिवेशन में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1942 में, तो वो बोलता है कि डिवाइड एंड क्विट, यानी कि बांटो और छोड़ो, यानी कि वो अलग पाकिस्तान की जिद करता है। और आपको पता है कि क्रिप्स मिशन भारत आता है, अगस्त प्रस्ताव होता है, शिमला प्रस्ताव है, या कैबिनेट मिशन प्लान जो है,
हर प्लान में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस को कोऑपरेट नहीं करता है, यहां तक कि वो स्टार्ट में अंतरिम सरकार में भी भाग लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान, उसके बिना मैं कुछ भी आपको सहयोग नहीं कर सकता, अलग देश चाहिए। और आपको पता है फिर 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट कार्रवाई करके, वो तुरंत कार्रवाई करके, यानी कांग्रेस को प्रेशराइज करके, और फिर आपको पता है अपने देश में लगभग 1.5 वर्ष तक सांप्रदायिक दंगे रहे। ये सांप्रदायिक दंगे यानी कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम जो है वो धर्म के आधार पर उनके अंदर इतने ज्यादा मतलब सांप्रदायिक दंगे हुए कि दोनों तरफ से, चाहे वो हमारा पंजाब था चाहे वो बंगाल स्टेट था, तो दोनों तरफ से जो माइग्रेशन हुआ था धर्म के आधार पर, तो वहां फिर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ और दोनों तरफ से लगभग 10 लाख नागरिक जो है उस समय में मारे गए थे। एक तो जब अपने संविधान का निर्माण हो रहा था तो देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और वो सांप्रदायिक दंगों के माहौल में अपने देश के अंदर प्रत्यक्ष चुनाव करवाना, और वो भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर, बड़ा मुश्किल काम था। दूसरी समस्या ये थी अपने उस समय कि जो पाकिस्तान से हिंदू माइग्रेट होकर के इंडिया में आए और फिर उन लोगों को, यानी कि जो सांप्रदायिकता के आधार पर वो उस हिंसा के शिकार हुए, रास्ते में किसी के पिता की डेथ हुई या किसी की बहन की डेथ हुई या ज्यादतियां हुई महिलाओं के साथ, तो उन लोगों को यहाँ बसाना, उनको रोजगार देना और उन लोगों को ये विश्वास दिलाना कि भी इंडिया में आप सुरक्षित हैं। क्योंकि जब वो वहाँ से आए तो देश, अपने ही देश में वो लोग अनजाने हो गए और फिर उसी जगह पर जो अपने जो जन्मभूमि है उसको छोड़ करके वो दूसरे स्थान के ऊपर आए, तो उनके मन में एक भय उत्पन्न था क्योंकि वो अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे थे। तो ये उनको बसाना, उनको रोजगार देना, उनको बराबरी का हक देना, स्वतंत्रता और समानता देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये विश्वास दिलाना कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। नंबर 3 हम देखते हैं कि उसी समय जो भारतीय राज्य रजवाड़े हैं, जो भारतीय राज्य रजवाड़े हैं, यानी कि ये भी एक समस्या थी अपने देश का इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना, क्योंकि अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि भाई जो रियासतें हैं वो स्वतंत्र हैं, हम भारत को आज़ाद करते तो रियासतों को भी वो स्वतंत्र हैं और वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा है, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे वो इंडिया में मिले, या अपने आप को वो स्वतंत्र स्टेट डिक्लेयर कर ले। तो देशी राज्य रजवाड़ों का विलय करना, यानी कि इस देश का इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना, ये भी उस समय एक चुनौती थी। क्योंकि और उस समय के अपने तत्कालीन जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उनको जिम्मा सौंपा गया था राज्यों का, और उनके कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि सोच से जो है भारत का एकीकरण हुआ। नंबर 4 हम देखते हैं कि ये भी एक अपने देश के अंदर अपने जो संविधान निर्माता जो थे, उन संविधान निर्माताओं के सामने एक मुख्य ये समस्या ये थी कि अपने देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करना, और साथ के साथ आपको पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। इतनी ज्यादा विविधताएं हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इतनी ज्यादा विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी कि आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कोई देश ना होकर के बल्कि एक महादेश है जिसमें इतनी ज्यादा विभिन्नताओं के होते हुए, चाहे वो संस्कृति के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर, इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। उन विविधताओं का आदर करना, सम्मान करना और लोकतंत्र की स्थापना करना। देखो,
जिस देश के अंदर इतनी ज्यादा असमानताएं, विविधताएं हों, और फिर ऐसे देश को बांधे रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उस समय लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना और साथ के साथ भारत को जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना, जिसमें सभी धर्मों के जो व्यक्ति हैं उनको आजादी है अपने धर्म की उपासना, पूजा पद्धति, उनके जो विश्वास हैं, यानी कि वो बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा दबाए नहीं जाएंगे। वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने विश्वास, अपनी पूजा पद्धति, उनको पूरी छूट होगी उनको मतलब प्रमोट करने की और उनको मानने की। तो ये उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण का जो प्रोसेस चल रहा था, वो काफी एक बहुत मतलब सामने चुनौती थी, कठिन परिस्थितियां थी। यानी कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा मतलब कई देशों में हुआ है, लेकिन भारत में संविधान निर्माण की जो कहानी है वो बड़ी ही एक हम ये कह सकते हैं कठिन परिस्थितियों वाली थी। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण की जो कहानी है, भारतीय संविधान निर्माण की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1946 में, जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन ये भारत आता है। और कैबिनेट मिशन की जो प्लान थी वो ये प्लान थी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो निर्माण जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी, एक संविधान सभा करेगी। और वो संविधान सभा में जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर, वो टोटल मेंबर होंगे 389, यानी कि 389 सदस्य होंगे। ये 389 सदस्य जो है, इसके अंदर क्या प्रावधान था कि इन 389 सदस्यों में से 91 यानी कि 91 जो प्रतिनिधि हैं, जो हिंदुस्तान के राज्य रजवाड़े हैं, वो राज्य रजवाड़े नॉमिनेट करेंगे। और उनको नॉमिनेट करने का जो प्रोसीजर होगा वो संविधान सभा तय करेगी। तो वो 91 सदस्य जो है वो देशी राज्य रजवाड़ों के जो प्रतिनिधि होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, यानी कि नवाब या राजा। और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी के होंगे, 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी के होंगे। और जो बाकी बचे हैं 292, ये 292 सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्येक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर, और वहां से एक प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में आएगा। लेकिन आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भी संविधान निर्माण के जब अपना प्रोसेस चल रहा था भारत के अंदर, तो काफी कठिन परिस्थितियां थी। तो उन परिस्थितियों में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये जो 292 जो मेंबर हैं, इनका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था इनका चुनाव। यानी कि जो आपको पता है कि 1935 के अंदर जो भारतीय शासन जो अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और फिर भारत के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी स्थापना की गई थी। और उस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर यानी कि प्रांतों में जो नेशनल जो स्टेट असेंबलीज हैं उनकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है 1937 के अंदर पहली बार भारत के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसके अनुसार चुनाव करवाए गए थे, और 6 स्टेटों में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में सफल रही थी। तो जो स्टेट असेंबलीज के जो एमएलएज हैं, वो एमएलसी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन करेंगे। अब यहां देखो, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है इसके 72 मेंबर आए थे,
मुस्लिम लीग जो है इसके 72 मेंबर आए थे और संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखा इसने, और यहां से फिर मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो एक प्रकार से झटका भी लगा कि भी हम अपनी बात जो है वो दमदार तरीके से संविधान सभा में नहीं रख सकते हैं। तो उसने यहां से फिर क्या हुआ, अंतरिम सरकार में भी मना कर दिया शामिल होने से, बाद में शामिल हुआ था वो एक बार, फिर इसने यहां अपनी पाकिस्तान की मांग जो है उसकी जिद पकड़ ली थी। अब थोड़ी सी और यदि हम देखते हैं, इस कहानी को देखते हैं, तो आपको पता है कि भारतीय संविधान जो है वो संसार का मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने संविधान जो है, अपने संविधान जो है अपने देश के अंदर इतनी ज़्यादा विविधताएं होते हुए भी और वो संविधान जो है अब भी मतलब अपने जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है या उस एक ऐसा बढ़िया आइकॉन जो है वो तैयार करके दिया अपने संविधान निर्माताओं ने कि दोबारा जो है कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बुलानी पड़ी। आप संसार के विभिन्न देश देखो, कई बार उन संविधानों में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई है या उन संविधानों पूरा का पूरा बदल डाला है, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता है ये इतना बड़ा लिखित, संसार का सबसे बड़ा और इतनी बढ़िया जो है आइकॉन वो तैयार करके दिया अपने संविधान निर्माताओं ने कि उसकी ये विशेषता है अपने आप में। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इतिहास। सबसे पहले यहाँ आई थी 1928 यानी कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। और उस नेहरू रिपोर्ट में जो अपना संविधान है, उस संविधान के जो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर विशेषकर फोकस रखा गया था कि सभी लोग उसमें समान होंगे, सभी को अपनी स्वतंत्रताएं होंगी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। कुछ उसके बुनियादी जो फैक्ट है उनके ऊपर चर्चा की गई थी, क्योंकि अपने संविधान निर्माता जो थे वो एक काफी लंबे जो उनका स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा था, उस इतिहास से उन्होंने काफी सबक सीखा था, काफी उनको पता था कि भाई हम अपने संविधान के कैसे संविधान का निर्माण करें जिससे इंडिया के अंदर एक स्टेबिलिटी रहे। साथ के साथ फिर हम देखते हैं 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कराची वर्तमान पाकिस्तान में है। फिर उसके बुनियादी जो तत्व हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। तो फिर हम देखते हैं कि ये तो था हमारे संविधान निर्माण की जो कहानी है, जिसमें बुनियादी जो तत्व हैं उनके ऊपर अपने संविधान निर्माताओं ने फोकस किया था। और फिर आज़ादी के बाद जो एक नई असेंबली बनती है, उस नई असेंबली की पाकिस्तान विभाजित हो जाने के बाद जो वो 389 की जो नंबरिंग है वो उसमें भी परिवर्तन आता है। पाकिस्तान के हिस्से के जो मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, बाकी बचे 324। और अपने अंतिम रूप से जो संविधान सभा को जो शामिल हुए थे वो थे 299 यानी 299 सदस्य। और फिर 26 अक्टूबर 1949 को अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसलिए इसको लागू किया गया था कि भाई आपको पता है कि जब 1929 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर के अंदर, तब पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और दूसरा ये था कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो अपने संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि भी 26 जनवरी और 26 अक्टूबर के बीच 1.25 महीने का अंतर है, क्यों ना इसको हम एक ऐतिहासिक दिन से लागू करें। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं, अपना संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन करके लगभग तैयार हुआ था। ये आपको ये ध्यान रखना है
कि महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के जो नेतृत्व में देश को आज़ाद करवाया, लेकिन महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी का जो दर्शन था, महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को भी अपने संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान के अंदर अंगीकार किया। तो अपने देश के जो आदर्श हैं, अपने देश के जो नैतिक मूल्य हैं, या अपना जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या हमारी जो कल्चर या पृष्ठभूमि रही है, तो उस संविधान की जो अपने देश की जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसके आदर्श, उसके नैतिक मूल्य, उनको काफी स्थान दिया है अपने संविधान के अंदर। अब देखते हैं भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान का जो बेसिक हम ये कह सकते हैं कि उसके आधारभूत जो तत्व है, तो आधारभूत तत्व आपको देखने को मिलेंगे अपने देश के संविधान की जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन, यानी कि उसकी जो एक आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो प्रस्तावना में अंगीकृत है कि हम किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर अपने संविधान के जो आदर्श हैं वो, या उसके जो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो उसके सिद्धांत हैं, या उसके जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उस प्रस्तावना में पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि जो संविधान है वो संविधान अंग्रेजी सरकार के द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि इसका निर्माण जो है वो भारत की जनता ने स्वयं किया है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु सत्ता संपन्न, संप्रभु यानी कि संप्रभु यानी वास्तविक प्रभु सत्ता संपन्न जो है वो जनता है, या तो हमारे ऊपर उस प्रभु की सत्ता है या नीचे हमारी सत्ता है। हमारे उस प्रभु के बीच कोई अन्य गोरी सरकार जो है वो शासन नहीं कर रही है। साथ के साथ देखते हैं समाजवाद कि हम उत्पादन के जो साधन हैं उनका वितरण, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे कि उसमें तेरे और मेरे की भावना ना हो, अमीर गरीब के बीच ज़्यादा अंतर ना हो। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है हर पंथ जो समुदाय है, जो एक धार्मिक विश्वास रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको पूरी आज़ादी होगी अपने धर्म की उपासना, पूजा पद्धति, विश्वास, उसका प्रचार प्रसार, पूरी आज़ादी होगी। इसी तरीके से सभी नागरिक समान होंगे, जैसे उनको जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुछ स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रता मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो व्यक्ति जो है अपना सर्वांगीण विकास कर सके, उसमें जैसे उसको भाषण की आज़ादी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, या वो कोई भी व्यवसाय करने की उसकी स्वतंत्रता, उससे व्यक्ति का विकास होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में उसका नाम है, उसको वोटिंग राइट्स होगा। वो किसी जाति का, किसी धर्म का, यानी कि उसके वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसमें प्रत्येक नागरिक की गरिमा मतलब हर नागरिक जो है वो सम्मान पूर्वक तरीके से जीना चाहता है, उस गरिमा का ध्यान रखा गया है। और देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये अपने संविधान की हम ये कह सकते हैं उसके मुख्य आदर्श हैं, उसकी प्रस्तावना है। तो ये था भाई अपने संविधान के जो मुख्य आदर्श हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या उसके मूल तत्व हैं, कि हम इन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था अपने देश के संविधान निर्माण की जो कहानी है, और भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं या उसके जो आदर्श हैं, उसके नैतिक मूल्य हैं, ये सब जो है एक प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण की कहानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगला जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।